नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है। तो यहां पे हम हेडिंग लिखेंगे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी लूप है, कैसा भी लूप है, ऐसा लूप है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है I के बराबर, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें मालूम है, इसमें हमें एरिया मालूम है इसका, और मान लीजिए इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है m वेक्टर के बराबर, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और इस लूप को रखा जाता है एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल थीटा बनाता है इसके डायपोल मोमेंट से। मैग्नेटिक फील्ड B है, एंगल बनाता है थीटा डायपोल मोमेंट से। तो इस लूप के ऊपर जो टॉर्क लगता है, टॉर्क टाउ वेक्टर, दिस इज द टॉर्क ऑन दिस लूप इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। m क्रॉस b जो है इसका फॉर्मूला होता है m क्रॉस b, m क्रॉस b। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और जिसकी वैल्यू होती है NIA, सो NIA साइन थीटा, और b भी है b साइन थीटा, ये आपको मिलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं बानी, बिना भी लिख सकते हैं बानी साइन थीटा, BANI साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क if a current carrying loop is placed in a magnetic field। तो आपको ढेर सारे क्वेश्चंस इस पे आपको मिलेंगे कि अलग अलग ओरिएंटेशन में आपके पास लूप रखे रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया होगा, आपको निकालना होगा टॉर्क कितना होगा। अब एक सिंपल सी बात यह है कि यदि साइन थीटा की वैल्यू यदि 0 हो जाती है, पाई हो जाती है, 2 पाई हो जाती है, तो टॉर्क जो है उसके ऊपर लगेगा 0 के बराबर। तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड और 180 डिग्री, देन टॉर्क जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। 0 के बराबर टॉर्क उसके ऊपर लगता है। तो ये बात समझ में आपको आ गई। आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं। एक हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। यहां पे एक लूप रखा हुआ है लाइक दिस, ये एक लूप है, और ये जो लूप है ये यहां से एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ये एंगल यहां से बना रहा है 60 डिग्री। ये लूप का जो शेप है या जो एरिया डायरेक्ट बता देते हैं, एरिया जो है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट की जो वैल्यू है वो है 2 एम्पियर के बराबर। करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर के बराबर। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 100 टर्न्स हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 100। अब इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है B, इसकी वैल्यू है 10 टेस्ला के बराबर। तो आपको बताना है फाइंड टॉर्क ऑन लूप। लूप पर लगने वाला जो टॉर्क है वो आपको बताना है कितना होगा। तो इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर उसके बाद बताइए कि आंसर क्या होगा। कर लिए सवाल? देखिए भाई, ये जो लूप है, ये इसका जो लूप का जो प्लेन है वो एंगल 60 बना रहा है जेड एक्सिस से। तो मैं इसका जो डायपोल मोमेंट है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वो मैं बता सकता हूं कि ये करंट की डायरेक्शन में मैंने कर्ल किया, तो जो थंब की जो डायरेक्शन है वो हमें बताएगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है हमें m वेक्टर मिलने वाला है। m वेक्टर मिलेगा इस तरफ परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको मिलेगा ये m वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है,
ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो हमें बस ये एंगल देखना है। तो देखिए बेटा, ये आपका z है, मान लीजिए ऊपर से देख रहे हैं, ये x है, और आपका प्लेन जो है वो ऐसे 60 बना रहा था, और प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो m वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। और हमें ये एंगल देखना है कितना होगा, ये एंगल देखना है कितना होगा। तो ये यदि 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30, ये 30 है, तो इसके पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री अगेन। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो फॉर्मूला होगा टॉर्क का वो होगा आपके पास BANI साइन थीटा। तो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपके पास, 10 टेस्ला, एरिया कितना है इसका, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 15 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू n, n इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू आई, करंट की जो वैल्यू है, करंट है 2 एम्पियर के बराबर, तो 2 एम्पियर इंटू साइन 60, साइन 60 इज √3/2। इस पूरे रिलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा न्यूटन मीटर में टॉर्क का SI यूनिट। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं आगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट सेंसिटिव होता है, या वोल्टेज सेंसिटिव भी कह सकते हैं इसको, कि यदि इसके थ्रू कोई करंट पास कराया जाता है तो ये आपको बता देता है, बोल के नहीं, सिंबॉलिक लैंग्वेज में बता देता है। और यदि इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो भी ये आपको बता देगा कि इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है। इसका इस्तेमाल करंट को मेजर करने में और वोल्टेज को मेजर करने में, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि इसकी कैसी होती है बनावट और क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक सिलेंडर है, यहां मैंने बनाया है एक सिलेंडर। सिलेंडर को आप सामने से देख रहे हैं तो ऐसा आपको दिखेगा, ये सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के दोनों तरफ जो हैं परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, परमानेंट मैग्नेट्स हैं लाइक दिस। इस तरीके से ये मैग्नेट होती हैं, नॉर्थ साउथ। और इन दोनों जो मैग्नेट्स की शेप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस पूरे रीजन में वो रेडियल डायरेक्शन में होता है। रेडियल डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट करता है। ठीक बात। अब क्या होता है कि ये जो सिलेंडर है बेटा, इस पे एक मेटल का वायर जो है, कंडक्टिंग वायर, उसको रैप किया जाता है लाइक दिस। ये इसका सेंटर है, इस तरीके से जो है वो वायर यहाँ पे रैप किया जाता है सिलेंडर के चारों तरफ, दोनों तरफ ऐसे। ये सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंडर का सामने वाला पार्ट है, तो इसमें से तीन जो हैं, तीन तो वैसे दिखाया बस, बहुत सारे जो हैं लूप्स यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत सारे लूप जो हैं बने हुए हैं। सिलेंडर को मैं आपको दिखाऊं दूसरा व्यू, तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से है, यहाँ से इस तरीके से जो है वो बंधे हुए हैं तार, जो कंडक्टिंग मटेरियल से बने हुए हैं, और इन वायर्स की परपेंडिकुलर होती है एक नीडल, वायर्स के परपेंडिकुलर होती है एक नीडल, ये नीडल है, ये इसका पॉइंटर है, और यहाँ पे होता है स्केल, यहाँ पे होता है एक स्केल होता है लाइक दिस, स्केल होता है। तो जब भी
कोई करंट इस लूप में से पास होता है। यदि मान लीजिए आपके पास कोई करंट है, वो इस लूप में से पास हो रहा है आई के बराबर, तो इन सारे लूप्स में करंट आई के बराबर पास होगा। सिंपल सी बात है। तो एक करंट आई जब इसमें जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि इस लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वो ऊपर की तरफ होने वाला है। इस एम वेक्टर हो गया आपका। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लूप के लिए जो काम करेगा वो होगा ये वाला मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। क्यों? ये वाले काम क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इनकी वजह से जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हम इन सारे मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो m क्रॉस b की जो डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, टॉर्क इस पे कितना लगेगा बेटा? m क्रॉस b इस पे टॉर्क लगेगा। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हो जाएगा m b sin थीटा। अब मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, m क्रॉस b जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पे टॉर्क लगेगा। अंदर की तरफ कहें तो टॉर्क लगेगा। तो और एंगल बताएं कि डायपोल मूवमेंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड बीच में एंगल है 90 डिग्री, हमेशा 90 रहेगा। तो ये हो जाएगा sin 90। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है वो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ टर्न्स, किस में? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट कितना पास किया गया है आई के बराबर, इनटू एरिया कितना है इसका ए के बराबर। एन आई ए ये हो गया आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। बी कितना मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेट्स ने जनरेट किया है बी, और sin 90 ये है टॉर्क की वैल्यू। तो टॉर्क को मैं लिख सकता हूं एन आई ए बी। और ये जो नीडल है ये राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना डिफ्लेक्शन शो करती है। करंट ऐसे गया, ये सुई जो है इधर डिफ्लेक्ट हो गई। यदि मैं करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाता तो ये सुई जो है इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब सुई यदि डिफ्लेक्ट हो गई है तो वो तो एक्सेलरेट हो जाएगी, टॉर्क लगेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और ये जो सुई है ये वापस ऐसे लौट के ही नहीं आएगी कभी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टॉर्शनल जो है, एक टॉर्शनल यहाँ पे एक अरेंजमेंट करते हैं, एक स्प्रिंग को लगा देते हैं घुमा के, जिससे कि ये जब ये नीडल जो है ये जब घूमती है तो उस रस्सी में, उस वायर में जो है बल पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी चीज को ट्विस्ट करना, तो ये जब नीडल ऐसे घूमती है तो वो स्प्रिंग जो है ट्विस्ट हो जाती है, और एक रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो इस नीडल पे अप्लाई करती है, जिससे नीडल वापस उसी पोजीशन में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही टॉर्क लगता है, इस टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और टॉर्क लगता है, एक और टॉर्क इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ड्यू टू द स्प्रिंग। यहाँ पे एक स्प्रिंग जो है बंधी होती है इस तरीके से। टॉर्शनल पेंडुलम पढ़ा होगा आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिहेवियर होता है। वो ट्विस्ट हो जाती है स्प्रिंग, और ट्विस्ट होने के बाद वो काउंटर टॉर्क लगाती है इस निडल के ऊपर। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और टॉर्क लगता है। उस टॉर्क की वैल्यू कह सकता हूं कि वो कांस्टेंट इनटू फाई के प्रोपोर्शनल होता है, कांस्टेंट इनटू फाई के बराबर होता है, फाई के प्रोपोर्शनल होता है, डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ये नीडल कितनी डिफ्लेक्ट हुई है एंगल फाई पे डिपेंड करता है वो टॉर्क, जो इस टॉर्शनल स्प्रिंग की वजह से लगता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो फाई है, फाई की वैल्यू आ जाती है एन ए बी डिवाइडेड बाय के इंटू आई। इसको और सजा के लिखें, सो फाई इज इक्वल टू बी ए एन डिवाइडेड बाय के इंटू आई। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। ये क्या है बेटा? डिफ्लेक्शन है। ये क्या है? डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन है उस निडल का। ये टाउ क्या है? ये टॉर्क है बेटा उस करंट कैरिंग लूप पर। इस लूप के ऊपर जो है टॉर्क की वैल्यू है, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे टॉर्क की वैल्यू है BINA sin 90, और फाई है डिफ्लेक्शन, और ये डिपेंड कर रहा है आई के ऊपर। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जो ये गैल्वेनोमीटर इसको कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होती है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होती है। मान लो हम इसकी सेंसिटिविटी कम करना चाहते हैं या सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो सेंसिटिविटी के बारे में थोड़ी सी बात करें कि सेंसिटिव का मतलब है कि थोड़ा सा करंट लाए और ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया
थोड़े से करंट से ही ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी, वो है सेंसिटिविटी, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट पे। हम चाहते हैं कि कम सेंसिटिव हो, कि करंट इसको इसमें फ्लो कराएं लेकिन डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा ना हो। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स को कम करने से उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है। मैं करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ टर्न्स को कम करने से जो करंट सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि ये एक चीज़ और है कि फाई अपॉन आई जो वैल्यू है ये है BAN अपॉन के, ये जो है कहलाती है करंट सेंसिटिविटी कहलाती है, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी फाई अपॉन के, और ये वैल्यू डिपेंड करती है n पर। यदि हम n जो है नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देते हैं तो करंट सेंसिटिविटी जो है इंक्रीज हो जाती है, और n की वैल्यू को कम कर देंगे तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। बढ़ाने से ज्यादा होगी और कम करने से कम हो जाएगी आपकी करंट सेंसिटिविटी। ठीक बात है। अब एक और टर्म होता है, हमारे पास जो इक्वेशन थी पिछले वाले शीट में कि BAN अपॉन के इंटू आई, यदि मैं दोनों को वोल्टेज से डिवाइड कर दूं, यदि मैं इनको पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दूं तो आपको मिल जाता है फाई अपॉन वी इज इक्वल टू BAN बाय के इंटू आई अपॉन वी। ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। V का मतलब क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो उस लूप के अक्रॉस लगाया गया है जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो हुआ है। अब ये जो क्वांटिटी है बेटा, इसको कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको कहा जाता है। जब हम इसका इस्तेमाल, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल वोल्टेज मेजर करने के लिए करते हैं, तो जब ये वाली टर्म जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू बाके इंटू आई अपॉन वी। अब देखिए हम जानते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ I अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फाई अपॉन वी इज इक्वल टू BAN अपॉन के इंटू आर, के इंटू आर। ये आपके पास है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब यदि कोई आपसे एक सवाल पूछता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मैं नंबर ऑफ टर्न्स को छेड़ना चाहता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स को मैं मान लीजिए डबल कर देता हूं, तो क्या होगा। तो यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो है उस वायर का वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो है रो एल बाई ए के बराबर होता है। तो यदि लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो ये भी डबल और ये भी डबल, तो ओवरऑल कोई भी असर नहीं पड़ता है वोल्टेज सेंसिटिविटी पर। इस बात को लिख देता हूं आगे। तो यहां पे हम लिखेंगे इफ वी increase the number of turns capital N, then resistance also increases, by the same amount, and voltage sensitivity remains same। तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करती है। यदि आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश करें नंबर ऑफ टर्न से, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अमीटर और वोल्टमीटर, दो हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, और जिनका काम होता है करंट को और वोल्टेज को मेजर करना रिस्पेक्टिवली। तो हम बात करते हैं अमीटर।